हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो रिलेटेड है क्लास 8 साइंस के चैप्टर 4 पदार्थ, धातु और अधातु से। इस वीडियो में अभ्यास के सभी प्रश्नों का उत्तर हम देखेंगे। आपके एनसीईआरटी बुक्स के एक्सरसाइज में जितने तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं, सभी क्वेश्चंस को हम बारीकी से समझेंगे और उसका उत्तर जानेंगे। तो इस प्रकार ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन दिया गया है जिंक, फास्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसमें एक ऐसे ऑप्शन को हमें चुनना है जिसको पीटकर पतले चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा जिंक, क्योंकि जिंक जो है वह एक धातु है, जबकि फास्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन ये सभी अधातु हैं। और हम जानते हैं कि धातुओं को पीटकर उसकी पतली चादर बनाई जा सकती है, क्योंकि धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा जिंक। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है सभी धातुएं तन्य होती हैं। अगला कथन है सभी अधातुएं तन्य होती हैं, या फिर सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, या कुछ अधातुएं तन्य होती हैं। इस क्वेश्चन में 4 कथन दिया गया है। इसमें सही कथन को हमें पहचानना है। पहला कथन में लिखा है कि सभी धातुएं तन्य होती हैं। चूंकि हम जानते हैं कि धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, यानी धातुओं को खींचकर पतले तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन पारा जो है एक धातु है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में मौजूद होता है। इस प्रकार पारा को खींचकर तार नहीं बनाया जा सकता है। इसीलिए सभी धातुएं तन्य होती हैं, ये एक सही कथन नहीं है, क्योंकि इसका एक अपवाद भी है और वह है पारा। अब आइए दूसरे कथन पर हम विचार करते हैं। दूसरे कथन में लिखा है सभी अधातुएं तन्य होती हैं। चूंकि तन्यता का जो गुण है ये अधातुओं में नहीं बल्कि धातुओं का गुण है, इसलिए दूसरा कथन जो है ये भी सही नहीं है। तीसरे कथन में लिखा है सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं। तो ये एक सही कथन है, क्योंकि सामान्य रूप से धातुएं जो हैं वह तन्य होती हैं। एक आध धातुओं को छोड़कर, जैसे कि पारा, इसको छोड़कर बाकी धातुएं जो हैं उसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। यानी ऑप्शन ग जो है ये एक सही कथन है। ऑप्शन घ में लिखा है कुछ अधातुएं तन्य होती हैं, यह भी एक गलत कथन है जो कि सही नहीं है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन ग, सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है फास्फोरस बहुत, खाली स्थान अधातु हैं। चूंकि फास्फोरस जो है ये बहुत अधिक सक्रिय अधातु हैं, इसीलिए फास्फोरस को जल में डुबा करके रखा जाता है, क्योंकि खुली हवा के संपर्क में आने से ये आग पकड़ लेती है। कारण क्या है कि फास्फोरस जो है बहुत अधिक सक्रिय धातु है और ये वायु की ऑक्सीजन के साथ तुरंत अभिक्रिया कर लेती है। इसलिए इसमें सही शब्द भराएगा सक्रिय। फास्फोरस बहुत सक्रिय अधातु है। अगला क्वेश्चन है धातुएं उष्मा और खाली स्थान होती हैं। धातुएं जो हैं ये उष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, इसलिए यहां पर भराएगा विद्युत और अगला खाली स्थान पर भराएगा सुचालक। धातुएं उष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन कॉपर की अपेक्षा खाली स्थान अभिक्रियाशील है। इसमें क्या भराएगा न अधिक, क्योंकि आयरन जो है ये कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील हैं। अगला क्वेश्चन है धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर खाली स्थान गैस बनाती हैं। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती हैं? तो धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर
हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 में सभी खाली स्थान को हमने भर लिया। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, यदि कथन सही है तो टी और यदि गलत है तो कोष्टक में एफ लिखिए। इस क्वेश्चन में हमें कुछ कथन दिए जाएंगे। अगर ये कथन सही हमें लगता है तो हमें टी लिखना है यानी ट्रू, और अगर ये कथन हमें गलत लगता है तो हमें एफ लिखना है यानी फॉल्स। तो आइए पहला कथन देखते हैं। इसमें लिखा है सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं। तो चूंकि अधातुएं जो हैं ये सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती हैं, इसलिए ये एक गलत कथन है, तो इसमें हम एफ लिखेंगे। सामान्यतः अधातुएं अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। अगला कथन है सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है। चूंकि सोडियम जो है ये एक धातु है और इसकी अभिक्रियाशीलता बहुत अधिक होती है, यानी ये कथन जो है ये एक सही कथन है, इसलिए इस कथन में हम टी लिखेंगे यानी ट्रू। इसी प्रकार अगला कथन दिया गया है कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित करता है। देखिए क्वेश्चन में यह बताया गया है कि अगर जिंक सल्फेट में हम कॉपर डालें तो क्या कॉपर जिंक को जिंक सल्फेट से विस्थापित कर देगा? तो ये एक गलत कथन है, क्योंकि कॉपर जो है ये जिंक की तुलना में कम अभिक्रियाशील है और कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता है, इसीलिए ये एक गलत कथन है, इसमें हम एफ लिखेंगे। अगला कथन है कोयले को खींचकर तारें प्राप्त की जा सकती हैं। जैसा कि हम पढ़े हैं कि धातुओं को खींचकर तार बनाई जा सकती हैं, क्योंकि धातुओं में एक गुण पाया जाता है जिससे कहा जाता है तन्यता, यानी धातुएं तन्य होती हैं और धातुओं को खींचकर तार बनाया जा सकता है। लेकिन कोयले को खींचकर तार नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि कोयला जो है ये एक धातु नहीं है, इसलिए इसमें हम एफ लिखेंगे, यानी ये कथन जो है ये एक असत्य कथन है। अब आइए देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दी गई सारणी में गुणों की सूची दी गई है। इन गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में अंतर कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें एक सारणी दी जाएगी, एक टेबल दी जाएगी। इसमें कुछ गुणों के आधार पर हमें धातुओं और अधातुओं के बीच अंतर स्पष्ट करना है। तो आइए देखते हैं कैसा टेबल हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है। इस क्वेश्चन में हमें एक टेबल दिया गया है। इसमें कुछ गुणों का उल्लेख है, जैसे दिखावट, कठोरता, आघातवर्धनीयता, तन्यता, उष्मा चालन और विद्युत चालन। इन सभी गुणों के आधार पर हमें धातु और अधातु के बीच अंतर स्पष्ट करना है। ताइए एक एक गुण के आधार पर हम धातु और अधातु के बीच अंतर स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दिखावट के आधार पर हम धातु और अधातु के बीच अंतर स्पष्ट करेंगे। अगर हम धातुओं की बात करें तो धातुएं ठोस एवं चमकीली होती हैं, और अगर हम अधातुओं की बात करें तो अधातुएं ठोस, द्रव या गैस हो सकती है। अधातुएं चमकदार नहीं होती, परंतु आयोडीन चमकीली होती हैं। देखिए धातुएं जो हैं ये चमकीली होती हैं, लेकिन अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं। इसका एक अपवाद भी है। आयोडीन जो है वह एक अधातु है, और अधातु होने के बावजूद भी आयोडीन में धातु जैसी चमक पाई जाती है। तो इस प्रकार धातु और अधातु के बीच हमने दिखावट के आधार पर अंतर स्पष्ट किया। अब हम अगले गुण के आधार पर धातु और अधातु के बीच अंतर स्पष्ट करेंगे। अगला गुण है कठोरता, और कठोरता के आधार पर हम धातु और अधातु के बीच अंतर स्पष्ट करेंगे। अगर हम धातुओं की बात करें तो धातुएं कठोर होती हैं, परंतु इसका कुछ अपवाद भी हैं। सोडियम और पोटेशियम अपवाद हैं जो नरम धातुएं होती हैं। सामान्यतः धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऐसे धातु हैं जो मोम की तरह मुलायम होती हैं और इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अगर हम अधातुओं की बात करें तो अधातुएं नरम होती हैं।
परंतु हीरा प्रकृति में कठोरतम पदार्थ है। अगर हम प्राकृतिक पदार्थ की बात करें जो सबसे कठोर हैं, दुनिया की सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ की अगर बात किया जाए तो वह है हीरा। हीरा जो है ये एक अधातु है, लेकिन ये सबसे कठोर पदार्थ है। इसी प्रकार अब हम आघात वर्धनीयता के आधार पर धातु और अधातु के बीच अंतर देखेंगे। अगर धातुओं की बात किया जाए तो धातुएं आघातवर्ध होती हैं, यानी धातुओं को पीटकर पतली पत्तर बनाई जा सकती हैं, पतली चादर बनाई जा सकती हैं। तो हम लिख सकते हैं कि इन्हें पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। इसी प्रकार अगर अधातु की बात किया जाए तो अधातुएं भंगुर होती हैं, अर्थात इन पर चोट करने से ये टूट जाती हैं। तो इस प्रकार आघात वर्धनीयता के आधार पर हमने धातु और अधातु के बीच अंतर देखा। अगला गुण है तन्यता। तन्यता के आधार पर भी धातुओं और अधातुओं के मध्य अंतर स्पष्ट किया जा सकता है। अगर हम धातुओं की बात करें तो धातुएं तन्य होती हैं, अर्थात इन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है। लेकिन अगर हम अधातु की बात करें तो अधातुएं तन्य नहीं होती हैं, अर्थात इनके तार नहीं बनाए जा सकते। अगला गुण है ऊष्मा चालन। ऊष्मा चालन के आधार पर भी हम धातु और अधातु के बीच अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। अगर धातुओं की बात किया जाए तो धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, यानी धातुओं से होकर ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान गमन कर सकती है। लेकिन अगर हम अधातु की बात करें तो अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती हैं, यानी अधातुओं से होकर ऊष्मा का चालन नहीं हो सकता। अब हम विद्युत चालन के आधार पर धातु और अधातु के मध्य अंतर स्पष्ट करेंगे। धातुओं के केस में क्या होता है कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, यानी धातुओं से होकर विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है। लेकिन अधातुएं जो हैं ये विद्युत की कुचालक होती हैं, अधातुएं विद्युत का चालन नहीं करती है। तो इस प्रकार इस टेबल में सभी गुणों के आधार पर हमने धातु और अधातु के मध्य अंतर स्पष्ट कर लिया। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। हमें इसका कारण बताना होगा कि खाद्य सामग्रियों को लपेटने के लिए एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग क्यों किया जाता है। ताइए इसका आंसर लिखने की हम कोशिश करते हैं। एल्युमिनियम ऊष्मा का अवरोधी है, जिससे ऊष्मा के कारण भोजन खराब नहीं होता। चूंकि अक्सर हम देखते हैं कि ऊष्मा के कारण भोजन खराब हो जाती है, लेकिन अगर हम एल्युमिनियम की पन्नी से भोजन को ढक दें तो इसमें भोजन के खराब होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि एल्युमिनियम जो है ये ऊष्मा का अवरोधी है। अगला कारण है कि पन्नी को मोड़ने में आसानी होती है तथा बाहरी वायु और संदूषण भोजन पर असर नहीं कर सकते। अगला जो महत्वपूर्ण कारण यह है कि एल्युमिनियम की पन्नी को मोड़ना काफी आसान है और इसमें मोड़ने से खाद्य सामग्री को बाहरी वायु या फिर संदूषक असर नहीं कर सकते। इसी प्रकार अगला जो कारण है वह ऐसा है कि एल्युमिनियम एक आघातवर्ध धातु है और इसकी जितनी चाहे पतली पन्नी बनाई जा सकती है। चूंकि एल्युमिनियम जो है वह एक ऐसा धातु है जिसकी आघातवर्धनीयता बहुत अधिक होती है, इसीलिए एल्युमिनियम की जितनी पतली पन्नी चाहे हम बना सकते हैं। तो यही सभी कारणों के आधार पर एल्युमिनियम का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निमज्जन छड़ें यानी इमर्जन रॉड धात्विक पदार्थों से निर्मित होते हैं। इमर्जन रॉड धात्विक पदार्थों से क्यों निर्मित होते हैं, इसका कारण हमें बताना है। इमर्जन रॉड धात्विक पदार्थों से निर्मित होती हैं क्योंकि धातु ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। आप जानते होंगे कि इमर्जन रॉड का उपयोग पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है और ये विद्युत से संचालित होती हैं।
तो ये जो इमर्जन रॉड हैं ये धात्विक पदार्थों से इसलिए बनाया जाता है क्योंकि धातु जो है वह ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता है। इसमें हमें कारण बताना है कि क्यों कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, जिंक की अभिक्रियाशीलता कॉपर से अधिक होती है। चूंकि जिंक की अभिक्रियाशीलता जो है वह कॉपर से अधिक होने के कारण कॉपर जिंक को उसके लवण से विस्थापित नहीं कर सकता है। इसलिए अब हम लिख सकते हैं कि इसलिए कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इसका हमें कारण बताना है कि आखिर क्यों सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में ही रखा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं और वायु के संपर्क में आने से तुरंत आग पकड़ लेती हैं। चूंकि सोडियम और पोटेशियम जो है इसकी अभिक्रियाशीलता बहुत अधिक होती है और इसी के कारण ये वायु के संपर्क में आने से ही वायु के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ये तुरंत आग पकड़ लेती है। ये जल के साथ भी अभिक्रिया करती हैं। यही कारण है कि सोडियम और पोटेशियम जैसे धातुओं को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अब आइए देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। क्या आप नींबू के अचार को एल्युमिनियम पात्रों में रख सकते हैं? स्पष्ट करिए। तो आइए इसका आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है जो एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करता है और एल्युमिनियम के लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पादन करता है। चूंकि अगर हम नींबू को एल्युमिनियम के पात्र में रखेंगे तो नींबू में मौजूद साइट्रिक अम्ल एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करने लगेगा, जिससे क्या होगा कि एल्युमिनियम के लवण और हाइड्रोजन गैस का उत्पादन होगा। यह भोजन को खराब और विषाक्त कर सकता है। इसलिए नींबू के अचार को एल्युमिनियम पात्रों में नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। नीचे दी गई सारणी के कॉलम 1 में कुछ पदार्थ दिए गए हैं, कॉलम 2 में उनके कुछ उपयोग दिए गए हैं। कॉलम 1 के पदार्थों का कॉलम 2 से सही मिलान करिए। इस क्वेश्चन में हमें एक टेबल दिए जाएंगे, उसमें कॉलम 1 में कुछ पदार्थ का नाम दिया जाएगा जबकि कॉलम 2 में उनके कुछ उपयोग दिए जाएंगे। तो इस प्रकार कॉलम 1 में दिए गए पदार्थ का सही मिलान कॉलम 2 में दिए गए उपयोग से करना है। आइए दिए गए सारणी को हम देखते हैं। क्वेश्चन में एक तरफ कॉलम 1 दिया गया है और एक तरफ कॉलम 2 दिया गया है। कॉलम 1 में कुछ पदार्थों का नाम दिया गया है जैसे कि गोल्ड, आयरन, एल्युमिनियम, कार्बन, कॉपर और मरकरी, जबकि कॉलम 2 में उपयोग दिया गया है। उसमें से पहला है थर्मोमीटर, बिजली के तार, खाद्य सामग्री लपेटना, आभूषण, मशीनें और ईंधन। अब कॉलम 1 में दिए गए पदार्थों का हमें कॉलम 2 में दिए गए उपयोग से सही मिलान करना है। तो आइए इसको हम सही मिलान करने की कोशिश करते हैं। कॉलम 1 में पहला पदार्थ जो है वह है गोल्ड और इसका सही उपयोग है आभूषण। इसी प्रकार आयरन का सही मिलान होगा मशीनों के साथ, एल्युमिनियम खाद्य सामग्री लपेटना, कार्बन ईंधन, कॉपर बिजली के तार और मरकरी थर्मोमीटर। यानी गोल्ड का मिलान आभूषण से होगा क्योंकि गोल्ड का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। आयरन का मिलान मशीनें से होगा क्योंकि आयरन का उपयोग मशीनों के निर्माण के लिए होता है। एल्युमिनियम के पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री लपेटने में होता है। ठीक इसी प्रकार ईंधन में कार्बन मौजूद होता है, इसलिए कार्बन का सही मिलान ईंधन से होगा। कॉपर का उपयोग बिजली के तार के निर्माण में होता है और मरकरी का उपयोग थर्मोमीटर के निर्माण में होता है। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को हमने सही मिलान कर लिया। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब हम देखेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। क्या होता है जब, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर प्लेट पर डाला जाता है, संबंधित अभिक्रियाओं के शब्द समीकरण लिखिए। इसमें हमें यह बताना होगा कि जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर प्लेट पर डाला जाता है तो क्या होता है, साथ में हमें संबंधित अभिक्रियाओं के शब्द समीकरण भी लिखना है। तो आइए इसका हम आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर प्लेट पर डालने से कोई अभिक्रिया नहीं होती है, अर्थात तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये कॉपर प्लेट से अभिक्रिया नहीं करती है, परंतु सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर प्लेट से अभिक्रिया कर कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाती है। अब इसका हम इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। कॉपर का सिंबल होता है Cu। ये जब अभिक्रिया करती है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से यानी H2SO4 से, तो दोनों मिलकर बनाती हैं कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 और इसके अलावा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती हैं। अगर इस इक्वेशन का हम शब्द समीकरण लिखेंगे तो कॉपर प्लस सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके बनाती हैं कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन गैस भी साथ में मुक्त करती हैं। तो इस प्रकार पहला क्वेश्चन का जवाब हमने लिख लिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है। इसमें हमें बताना होगा कि क्या होगा जब हम लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रख देंगे। संबंधित अभिक्रियाओं के शब्द समीकरण भी हमें लिखना है। ताइए इसका हम आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के घोल में रखी जाती है तो कॉपर सल्फेट से कॉपर विस्थापित हो जाता है। जब हम कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे की कील को डाल देते हैं तो उस टाइम कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर अलग हो जाता है। घोल का रंग नीला से हल्का हरा हो जाता है। चूंकि कॉपर सल्फेट का जो घोल होगा ये नीले रंग का होगा, लेकिन अभिक्रिया के पश्चात ये घोल का रंग हल्का हरा हो जाएगा। अब आइए इसका हम इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4। ये जब अभिक्रिया करेगी लोहा से तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करने के बाद FeSO4 बनाएगा यानी आयरन सल्फेट बनाएगा। इसके अलावा इस अभिक्रिया में कॉपर अलग हो जाएगा। अगर इस इक्वेशन का हम शब्द समीकरण लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट प्लस आयरन ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके बनाती हैं आयरन सल्फेट और कॉपर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। सलोनी ने लकड़ी के कोयले का एक जलता हुआ टुकड़ा लिया और उससे उत्सर्जित होने वाली गैस को एक परखनली में इकट्ठा किया। देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है कि सलोनी ने लकड़ी के कोयले का एक जलता हुआ टुकड़ा लिया। लकड़ी के कोयले का जलता हुआ टुकड़ा, इसका मतलब एक चारकोल का जलता हुआ टुकड़ा लिया। लकड़ी को जला करके चारकोल प्राप्त किया जाता है और इसी चारकोल का एक टुकड़ा लेकर वह उससे उत्सर्जित होने वाली गैस को एक परखनली में इकट्ठा किया। अब इस क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वह यह है कि वह गैस की प्रकृति कैसे ज्ञात करेगी। सलोनी ने जो गैस संग्रह किया परखनली में, उस गैस की क्या प्रकृति है, इसको वह कैसे ज्ञात करेगी। तो आइए इसका आंसर लिखने की हम कोशिश करते हैं। सलोनी टेस्ट ट्यूब में जल की कुछ बूंदों के साथ लाल और नीला लिटमस पेपर लेकर गैस की प्रकृति का पता लगा सकती है। अब देखिए सलोनी को पता लगाना है कि ये जो गैस है इसकी प्रकृति कैसी है। इसके लिए उससे क्या करना होगा कि एक टेस्ट ट्यूब में जल की कुछ बूंदों के साथ साथ लाल और नीला लिटमस पेपर लेना होगा। अब इससे वह पता लगा पाएगी कि गैस की प्रकृति कैसी है। यह गैस नीला लिटमस पेपर को लाल कर देती है, जबकि लाल लिटमस पेपर में कोई बदलाव नहीं दिखती। तो जब सलोनी ऐसा करेगी कि टेस्ट ट्यूब में जल की कुछ बूंदों के साथ साथ लाल और नीला लिटमस पेपर लेकर उस गैस का परीक्षण करेगी,
तो वह पाएगी कि जो नीला लिटमस पेपर था वह लाल हो गया, लेकिन जो लाल लिटमस पत्र था उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि परखनली में जमा किया गया गैस अम्लीय है। चूंकि हम जानते हैं कि पदार्थ जो हैं, कुछ पदार्थ अम्लीय होती हैं जबकि कुछ पदार्थ क्षारीय होती हैं। और अम्ल का गुण ये है कि ये जो हैं ये नीला लिटमस पेपर को लाल कर देती हैं, और क्षारक का गुण ये है कि वह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देती हैं। तो चूंकि ये गैस जो हैं ये अम्लीय प्रकृति की हैं, इसीलिए नीला लिटमस पेपर को लाल कर दी। तो चूंकि ये नीला लिटमस पेपर को लाल कर दी, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गैस हैं इसकी प्रकृति अम्लीय है। इसमें अगला प्रश्न पूछा गया है कि इस प्रक्रम में होने वाली सभी अभिक्रियाओं के शब्द समीकरण लिखिए। तो जो भी परीक्षण हुआ इसमें जो सभी अभिक्रियाएं हुई उन सभी अभिक्रियाओं का शब्द समीकरण हमें लिखना है। जब लकड़ी के कोयले यानी चारकोल को जलाया जाता है तो यह ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। लकड़ी के कोयले अर्थात चारकोल, तो जब चारकोल को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो ये वायु की ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती हैं। तो इसके अभिक्रिया को हम ऐसे लिख सकते हैं कि चारकोल प्लस ऑक्सीजन ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके बनाती हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये जल के साथ अभिक्रिया करेगी, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके बनाती हैं कार्बनिक अम्ल। चूंकि जब वह टेस्ट ट्यूब में गैस का प्रकृति पता लगाने के लिए जल की कुछ बूंदों के साथ लिटमस पेपर के साथ वह प्रयोग करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह जल के साथ अभिक्रिया करके कार्बनिक अम्ल बनाएगी, और ये कार्बनिक अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगी। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में हमने सभी प्रकार के रासायनिक समीकरण का शब्द समीकरण लिखा। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। एक दिन रीता अपनी मां के साथ आभूषण विक्रेता की दुकान पर गई। उसकी मां ने सुनार को पॉलिश करने हेतु सोने के पुराने आभूषण दिए। अगले दिन जब वे आभूषण वापस लाई तो उन्होंने पाया कि उनका भार कुछ कम हो गया है। क्या आप भार में कमी का कारण बता सकते हैं? तो आइए इसका आंसर लिखने की हम कोशिश करते हैं। सुनार ने आभूषण को एक्वा रेजिया नामक द्रव में डुबाया होगा। एक विशेष प्रकार का द्रव है जिसका नाम है एक्वा रेजिया। इस द्रव की यह खासियत है कि यह सोने को गला सकता है, सोने को अपने में घोल सकता है। ये जो द्रव है ये दो प्रकार के अम्लों का ताजा मिश्रण होता है। पहला है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दूसरा है सांद्र नाइट्रिक अम्ल। और ये दोनों अम्ल के ताजा मिश्रण जब 3:1 के अनुपात में मिलाया जाता है तो ये एक्वा रेजिया बनता है। तो ये सुनार जो है ये क्या किया होगा कि ये आभूषण को एक्वा रेजिया नामक द्रव में डुबाया होगा। एक्वा रेजिया में सोना का कुछ अंश घुल जाने के कारण आभूषण के भार में कमी हो गई होगी। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 के सभी क्वेश्चंस का कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया, और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें ताकि हर नए वीडियोस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें क्योंकि आपकी लाइक से ही हमें इंस्पायरेशन मिलती है आपके लिए नए नए वीडियोस बनाने की। स्टूडेंट्स तब तक के लिए बाय।